अगर आप हर दिन साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपको जितने भोजन की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको चार्जिंग के लिए कम जाना पड़ रहा है। कम चार्जिंग का मतलब है कि कम चीज़ों को प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। अगर आप कम सो रहे हैं इसका मतलब है आप ज़्यादा जी रहे हैं। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस का समय कम होता जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक स्तर तक चार्ज हैं, सिर्फ तभी बाकी दूसरी चीज़ें होंगी। और फिर गुरु आ जाते हैं। उनको देखने के कई तरीके हैं, उनका उपयोग करने के कई तरीके हैं। चूंकि आप 20वीं सदी में हैं, चलिए मैं आपकी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हर चीज़ का उपयोग कैसे करें। हम विज्ञान के बारे में भी यही सोचते हैं। हमें लगता है विज्ञान का मतलब है कि सृष्टि की हर चीज़ का हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे उपयोग करें। हम एक अदृश्य एटम का उपयोग करना भी सीख गए हैं। हम उसे तोड़ सकते हैं, उससे एक बम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये भी नहीं पता कि एक वायरस को कैसे संभालें। तो ये विज्ञान का मजाक उड़ाने की बात नहीं है। बात है जिस तरीके से हम विज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम विज्ञान को उपयोगिता समझ रहे हैं। हम विज्ञान को इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें। जिस भी चीज़ को आप देखते हैं आप उसका उपयोग करना चाहते हैं। हमने ये भी सीख लिया है कि एक एटम का उपयोग कैसे करें, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कैसे करें, हर चीज़ का। एक बार आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि जीवन का उपयोग कैसे करें, फिर होगा सिर्फ ये कि आप धीरे धीरे थक जाएंगे, थक के चूर हो जाएंगे। तो गुरु एक साधन है। आपको ये सीखना होगा कि उनका उपयोग कैसे करें। आपने मेरी बात सुनी? उनका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि अगर वो किसी काम के नहीं हैं तो फिर क्या मतलब है। एक गुरु या भगवान या किसी और चीज़ का क्या मतलब है अगर वो हमारे किसी काम के ना हो। तो उनका उपयोग कैसे करें ये महत्वपूर्ण है। 21वीं शताब्दी। तो उनका उपयोग करने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनका उपयोग कर सकते हैं। आजकल कई सारे लोग आके, जब मैं सफ़र करता हूँ, लोग आके मुझसे कहते हैं सदगुरु मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा अरे, मुझे लगा कि कल मैं सबसे बड़े फ़ैन से मिला था, आप दूसरे होंगे। नहीं नहीं सदगुरु, मैं ही आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है। मुझे हमेशा लगा कि फ़ैन तो ऊपर छत से लटके हुए होने चाहिए, लेकिन आप मेरे पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चूंकि ये लोग मुझे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन वो एक 5 या 10 मिनट का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, और सुबह सुबह वो प्रेरित हो जाएंगे और शाम तक वो नीचे गिर जाएंगे। वो एक कोट पढ़ेंगे और प्रेरित हो जाएंगे 10 मिनट के लिए, और 11वें मिनट वो फिर नीचे गिर जाएंगे। तो हर दिन अगर आपको प्रेरणा की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका क्या मतलब है, हर दिन आप ऊपर नीचे और ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक बार आप प्रेरित हो गए, प्रेरणा का मतलब ये है कि जैसे आपके फेफड़े भर गए हों। अगर एक गुब्बारे में हवा भर गई तो उसे उड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको हर दिन प्रेरणा की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है आपके अंदर बहुत सारे छेद हैं और सब कुछ लीक हो रहा है। हर दिन आप प्रेरित होते हैं, फिर आप नीचे गिर जाते हैं, और फिर कल आप सुबह प्रेरित होते हैं। तो कुछ लोग गुरु का इस्तेमाल करते हैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में। वो ये भी देख रहे हैं कि किसी चीज़ की तलाश, आपको कुछ ऐसा करना होगा या कहना होगा जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ें वो नहीं कर सकते, या जिन चीज़ों के बारे में वो सोच नहीं सकते। फिर सुबह वो प्रेरित हो जाते हैं, शाम तक नीचे गिर जाते हैं। लोगों का अगला समूह, ये खासतौर से दक्षिण भारत में कुछ संस्थाओं में ये बहुत आम बात हो गई है। जो लोग उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, लोग उन्हें इस तरीके से संबोधित करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ये मेरे दोस्त, फिलोसोफर और मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं सोचने लगता हूँ मैं कब आपका दोस्त बना,
मैंने कब आपको फ़िलॉसफ़ी सिखाई, मैंने कब आपका मार्गदर्शन किया? लेकिन उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, अगर आपको कोई दोस्त मिलता है, आप किस तरह का दोस्त खोजेंगे? आप हमेशा एक ऐसे दोस्त की तलाश करेंगे जो आपसे सहमत होता हो, जो हर संभव तरीके से आपके अज्ञान का समर्थन करता हो। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको सिगरेट पीने वाला दोस्त चाहिए, शराब पीते हैं तो शराब पीने वाला दोस्त चाहिए, ध्यान करते हैं तो ध्यान करने वाला दोस्त चाहिए। जो व्यक्ति आपकी बकवास का समर्थन करता हो वही आपका दोस्त है। अगर वो हर दिन आपकी बकवास को गिराता हो तो ख़त्म, आपकी दोस्ती वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बहुत बुरा दोस्त होऊंगा, क्योंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब है, आपकी बकवास को नीचे गिराना, आपकी बकवास को नीचे गिराना। शुरू शुरू में शुरू शुरू में जब आप इसके लिए इच्छुक होते हैं, तैयार होते हैं, और बाद में जब आप इच्छुक नहीं होते तब भी। फिलोसोफर निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि गुरु जो करते हैं वो कोई शिक्षा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, ये एक सलाह भी नहीं है, ये एक तरह का ट्रांसमिशन है, संचरण है। आपके पास एंटीना है कि नहीं, सवाल बस यही है। तो हमने आपको साधना सिखाई है ताकि धीरे धीरे आपके एंटीना उग जाएं, ताकि आप बोध कर सकें। अगर आपके पास बोध की क्षमता नहीं है तो आप शब्दों को सुन रहे हैं और अपनी खुद की फ़िलॉसफ़ी बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये बात साफ साफ जान लें कि ये आपकी फ़िलॉसफ़ी है, क्योंकि मेरी कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं फ़िलॉसफ़र नहीं हूँ। मार्गदर्शक लोगों का एक समूह ऐसा है कि जब भी अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं और वो आते हैं, वो पहले ही अपने अकाउंटेंट और वकील वगैरह से सलाह ले चुके हैं, और अंत में अंतिम सलाह के लिए वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि वैसे भी ये सलाह फ्री में मिल जाती है सदगुरु से। तो वो सदगुरु से सलाह लेना चाहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या। और वैसे भी अगर मैं गलती कर देता हूँ उन्हें ये बताने की कि ये कीजिए, कम से कम 90% लोग जाकर मैंने जो कहा उसका एक हिस्सा करेंगे और दूसरा हिस्सा किसी दूसरे की सलाह के अनुसार। तो आमतौर पे मार्गदर्शन मैं नहीं करता। अगर वो मेरे पास उलझन लेकर आते हैं तो मैं उन्हें और ज़्यादा उलझन में डाल देता हूँ और उन्हें भेज देता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे सही दिशा नहीं पता है, उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि उसे सही दिशा पता है। लेकिन जीवन में कोई मार्गदर्शन या गाइडेंस नहीं है, ये स्वयं, ये खुद से मार्गदर्शित है। इसे मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, इसे ज़रूरत है बेहतर होने की। अगर इसे मार्गदर्शन मिलता है तो ये वह यहाँ या वहाँ जाएगा, ये अपनी अंतिम मंजिल की ओर नहीं जाएगा। तो एक दोस्त, फिलोसोफर या मार्गदर्शक, जब लोग मेरा इस तरह से परिचय देते हैं तो मैं सिकुड़ जाता हूँ, क्योंकि चूंकि ये आज गुरु पूर्णिमा है, आज मेरा दिन है, मैं जो चाहे वो कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा होता रहा है जो कि अगले 1-1.5 साल में मैं बदलना चाहता हूँ। ये कम से कम मुझे लगता है, शायद वायरस मुझे जल्दी बदलने में मजबूर कर दे। खास तौर से पिछले कुछ सालों में, पिछले 7-8 सालों में मेरी बातों का लोग इस तरह से एनालिसिस करते हैं जैसे मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ। जो कुछ भी मैं कहता हूँ, लोग उसे उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आज दुनिया में या देश में क्या हो रहा है। अरे, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब है कि वो शायद इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, मुझे किसी के बारे में, आज जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को इस तरह से ना समझें या इस तरह से गलत ना समझें कि हर वो चीज़ जो की जा रही है वो आज की वास्तविकताओं के संदर्भ में है। देखिए, जो चीज़ें कल कल जो चीज़ बहुत बड़ी हेडलाइन थी आपकी न्यूज़पेपर में, 3 दिनों के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहता। हर दिन वो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी हो सकता है हम एक उदाहरण के रूप में उसका उपयोग करें, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन
इस सोशल मीडिया वगैरह के कारण लगातार हमारे ऊपर इस तरह से लोग देख रहे हैं, जो गहरी बातें की जाती हैं उसे इस तरह से देखा जाता है। इस तरह के लोग उन्हें देखते हैं जिन्हें, उन्हें क्या कहते हैं, जो लोग ट्विटर में हैं, ट्विटर वगैरह में होते हैं। दुर्भाग्य से लोगों का एक समूह या लोगों का एक प्रतिशत ट्विटर में, उन्हें लगता है कि उनका दिमाग चिड़िया चिड़िया जितना है, इस कारण उनके पास ट्वीट करने की आज़ादी है। नहीं, आपके पास पंख भी होने चाहिए। अगर आपका दिमाग चिड़िया जितना है तो आपके पास उड़ने के लिए पंख भी होने चाहिए। केवल चिड़िया जितना दिमाग होने से आपको ट्वीट करने का हक नहीं मिलता, लेकिन वो दुनिया में हो रही हर चीज़ के बारे में ट्वीट करते रहते हैं। ये एक नई नई आज़ादी उन्हें मिली है, क्योंकि जिस तरह से उनके दिमाग काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके घर के 2 लोग भी उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि उनकी बकवास वो सोशल मीडिया में फैलाते रहते हैं। अरे सद्गुरु आप, नहीं, मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूँ। आज हमला करने का दिन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वास्तविकता है, और मैं बात कर रहा हूँ मेरे एक साधन के रूप में। और अगर आप एक साधन के रूप में मेरा असरदार तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रेरणा ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेरित रहने वाले हैं, अगर आपको हर दिन प्रेरणा की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है जो आपको बरकरार रख सके। दोस्त, फिलोसोफर और मार्गदर्शक, वो निश्चित रूप से सही तरीका नहीं है। अगला संभव तरीका एक गुरु के इस्तेमाल करने का है कि आप उन्हें एक प्रवेश द्वार की तरह इस्तेमाल करें। आप उनसे होकर निकलना चाहते हैं। अगर आप एक दरवाजे से होकर गुजरना चाहते हैं तो आपको दरवाजे से थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, वरना आप फिट नहीं होंगे। दरवाजे की प्रकृति ऐसी ही होती है। ये मेरा ये मेरी मांग नहीं है आपसे, लेकिन आपको थोड़ा छोटा होना होगा दरवाजे से, वरना आपको पता है, दरवाजे में अटकना एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि वो दरवाजे में अटक जा रहे हैं और उन्हें लगता है, वो शिकायत कर रहे हैं, ये लोग दरवाजे को थोड़ा बड़ा क्यों नहीं बना सकते। अगर मैं दरवाजे को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो हो सकता है आप थोड़े और मोटे हो जाएं। अभी मोटापा धरती पे एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग मुझे बता रहे हैं कि धरती पे 30% लोग मोटे हैं। तो हमेशा ये संभावना मौजूद है कि अगर हम दरवाजे की साइज़ बढ़ाते हैं तो आप भी बड़े हो जाएंगे और फिर भी आप फिट नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा सिकुड़ना होगा। मैं कौन हूँ, इसका भाव थोड़ा कम हो जाना चाहिए। शायद मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब मैं एक बच्चा था, मुझे इन सभी चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों को लेकर बहुत आश्चर्य होता था। मेरा ध्यान इस तरीके से उन चीज़ों पे लगा रहता था कि लगभग जब कभी मौका मिलता था, अगर हर वीकेंड में नहीं तो महीने में कम से कम 1 या 2 वीकेंड मैं मैसूर ज़ू में होता था, मैसूर के चिड़ियाघर में। वहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर होते थे और मैंने जाकर वहाँ पूरा दिन बिताया, और उनमें से कई से मेरी दोस्ती हो गई। उनमें से कई मुझे पहचानने लगे क्योंकि मैं उन चीज़ों को लेकर जाता था जो उन्हें पसंद हैं। तो आमतौर पर, चूँकि मैं चिड़ियाघर के लिए जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तब की जब मैं 8 या 9 साल की उम्र का था। मेरी माँ मुझे 2 रुपए देती हैं। उन दिनों 2 रुपए लग्जरी हुआ करते थे। तो इन 2 रुपयों के साथ, और मेरे खाने के लिए भी उन्होंने थोड़ा बहुत पैक किया है जो मेरे लिए काफ़ी है। तो ये 2 रुपए मैं जाता हूँ और 3-4 किलो सड़ी हुई मछलियाँ खरीदता हूँ। अगर आप मच्छी बाज़ार में बहुत अंदर तक जाते हैं तो आपको कल वाली मछलियाँ मिलेंगी जिससे बड़ी बदबू आती है। वो पूरी तरह नहीं सड़ी हैं, वो ठीक हैं, लेकिन उनकी अमाशय वगैरह ख़राब हो रहा है तो ज़्यादातर लोग नहीं खाएंगे। कभी कभी अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शायद आपको वहाँ वो खाने मिल जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ रेस्टोरेंट वाले वहाँ आके वो मछलियाँ ख़रीदते हैं जो मछलियाँ मैं अपने पालतू जानवरों के लिए ख़रीदता हूँ।
तो मैं जाता हूँ, ये 2 रुपए से ये एक बैग भर के सड़ी हुई मछलियाँ खरीदता हूँ और बस 1 पैसा बचा के रखता हूँ वापस की बस यात्रा के लिए। तो जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो उन्होंने एक गेट लगा रखा है, जहाँ अगर आप सीधे खड़े होकर जाना चाहते हैं तो आपको एक टिकट खरीदनी होगी, वरना अगर 3 फुट से कम की हाइट पे एक उन्होंने बार लगा रखा है, अगर आप नीचे झुक के जाने को तैयार हैं तो ये फ्री है। तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं हमेशा नीचे झुक के गया। मैंने टिकट का पैसा बचाया और मेरे पास इतनी सारी मछलियाँ हुआ करती थीं और मैंने जाकर उन सभी जानवरों को ये मछलियाँ खिलाई और उन पक्षियों को जिन्हें मछलियाँ पसंद है। और जब भी मैं जानता हूँ, जैसे ही मैं जाता हूँ, इनमें से कुछ मुझे पहचानने लगते हैं। अगर मैं 1 महीने बाद भी जाऊँ तो वो मुझे देखकर बड़ी खुशी व्यक्त करते हुए आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि मैं उन्हें मछलियाँ खिलाता हूँ। तो वह व्यक्ति जो झुक कर जाने के लिए तैयार है, उसके लिए एक छोटा सा दरवाज़ा भी पर्याप्त है। जो व्यक्ति यूं सीना तान कर जाना चाहता है, उसके लिए 100 फुट का दरवाज़ा भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा फूल जाएगा। देखिए लोग, मैं मैं कुछ लोगों के साथ था एक समय पर, कुछ महीनों के लिए ये लोग मेरे साथ थे और ये महिला बहुत बुरी कदर रो रही थीं और उनके पति उन्हें बेतहाशा मनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा और पूछा क्या हुआ? नहीं नहीं, ये वो कुछ चीज़ों की कमी महसूस हो रही है इनको। अरे किस चीज़ की कमी? आप यहाँ हैं, वो यहाँ हैं, सूरज उगा हुआ है। किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है इनको? ऐसा लगता है कि वो एक कॉरपोरेट हाउस में करीब 3 या 4 साल से काम कर रही थीं, जहाँ इस कॉरपोरेट हाउस में, चूँकि वो एक फाइनेंस पोजीशन में थी वहाँ पे, हर किस हर दिन कोई उनके कार का दरवाज़ा खोलता था और बंद करता था। हमेशा कोई ना कोई दरवाज़ा खोलता था। अब उनकी वो नौकरी अब उनकी वो नौकरी चली गई है, अब कोई उनके लिए दरवाजे नहीं खोलता। तो वो अपने पति पे अपना दुख निकाल रही हैं और उनके पति को दरवाजे खोलने पड़ते हैं। उनको नौकरी छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो इस चीज़ को लेकर रो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा, इनसे कहिए कि कोई अपराध कर दें और जेल में चले जाएं। हमेशा वहाँ पे कोई आपके लिए दरवाजे खोलेगा और बंद करेगा। नहीं नहीं सदगुरु, सदगुरु वो इन चीज़ों को लेकर बहुत संवेदनशील है। मैंने कहा उन्हें यहाँ लेकर आइए, मैं देखता हूँ। फिर अगले 6 महीनों में वो इस बीमारी से ठीक हो गई, दरवाजे खोलने और बंद करने वाली। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इतने ज़्यादा फूले हुए हैं तो आप किसी भी दरवाजे से निकल कर नहीं जा पाएंगे। तो आप एक गुरु का इस्तेमाल एक दरवाजे के रूप में कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सिकुड़ना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे सिकुड़ा जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, तो एक खुला हुआ दरवाज़ा भी किसी काम का नहीं है। दरअसल एक बंद दरवाज़ा ज़्यादा अच्छा है, कम से कम आप अपना सिर उस पर पीट के वापस आ सकते हैं। खुला दरवाज़ा, आप शायद जाकर वहाँ अटक जाएं। आप में से कई लोग, कई सारे नहीं, कम से कम कुछ लोग सदगुरु के साथ ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप आए, अंदर घुसे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब आप अटक गए। अब ना आप आगे जा रहे हैं, न पीछे जा पा रहे हैं। मैं आपके दुख पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ जीवन के बारे में आपकी मूलभूत अज्ञानता पर, कि आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपको एक दरवाजे से होकर गुजरना है तो आपको दरवाजे से थोड़ा छोटा होना होगा। सिर्फ तभी आप उसके पार जा पाएंगे, वरना आप नहीं जा सकते। ये एक सरल सी समझ है। मैं उस मूर्खता पे हंस रहा हूँ, अटके हुए होने के आपके दुख पर नहीं। अगर आप चाहें तो आज थोड़े सिकुड़ सकते हैं और बहुत आसानी से आगे निकल सकते हैं। अगला आयाम कि आप गुरु का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि वही आपकी मंजिल हैं। आपने खुद के अंदर इस तरह से इसे बना लिया है कि वही आपकी मंजिल हैं। आप कहीं और नहीं जाना चाहते, आप उनसे आगे भी नहीं जाना चाहते। आप उन्हें एक दरवाजे के रूप में भी नहीं देख रहे हैं। अगर वो एक दीवार है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस वहीं जाना चाहते हैं। अगर आप वैसे बन गए हैं, फिर स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ें प्रकट होंगी, खुलेंगी। लेकिन हो सकता है कि आप बार बार दीवार पर जाकर अपना सिर टकराएं। तो
सब कुछ बहुत तृप्ति दे रहा है, लेकिन फिर भी माथे में थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि बार बार आप दीवार पर अपना सिर पीट रहे हैं। कुछ हद तक तृप्ति का एहसास है। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी विरोधाभासी लगें, लेकिन आप में से कई लोग इस अनुभव से होकर गुजर रहे हैं। एक स्तर की तृप्ति है आप जो कर रहे हैं उसमें, और आप जैसे हैं उसमें, और आप निश्चित रूप से आप पलट कर देख सकते हैं कि कुछ साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी है, थोड़ी निराशा भी है, क्योंकि गुरु एक चट्टान की तरह हैं। मंजिल हमेशा ऐसी ही होती है। तो आप में से वो लोग जो इस इस चीज़ से होकर गुजर रहे हैं, गुरु का उपयोग करने का अगला आयाम एक साधन गुरु एक साधन के रूप में गुरु ये हैं कि वो आपका धर्म बन गए हैं, वो आपकी सांस बन गए हैं, वो आपका शरीर बन गए हैं, वो आपका जीव बन गए हैं। अगर ऐसा होता है, अब आप बस परमानंद में हैं। आपको आपकी अपनी खुद की कोई पसंद या नापसंद नहीं है। आपकी अपनी खुद की कोई चुनाव नहीं है, आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपकी कोई आइडियल्स नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। बस गुरु की ऊर्जा और उनकी उपस्थिति आपका धर्म बन गई है, आपके होने का तरीका बन गई हैं। अगर आप ऐसे बन जाते हैं, तो मैं ये पक्का करूँगा कि आप अपने जीवन के हर पल में परमानंद में हों। क्योंकि परमानंद में होना मंजिल नहीं है, लेकिन अगर आप परमानंद में हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाएंगे। अगर आप वास्तव में परमानंद में हैं, तो आपको जाकर नर्क में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या समस्या है? अगर आप वास्तव में परमानंद में हैं, सिर्फ तभी आप हर वो चीज़ हाथ में लेंगे जो दुनिया में करने की ज़रूरत होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आसान है या कठिन है, संभव है, असंभव है। कोई किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी आप शानदार हैं। आप जो करते हैं वो बस मांग के अनुसार है।